Students, myself Vijay Kaushik, your accountancy teacher, welcomes you all to the official YouTube channel of HR Greenfield School. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके हैं अकाउंटेंसी का, जो कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है। इसमें कुछ टर्म्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम परचेज, सेल्स एंड इन्वेंटरी, इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म परचेज से। परचेज का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर हम बेसिक सेंस में बात करते हैं परचेज की, तो परचेज का मतलब होता है कोई भी सामान खरीदना। मतलब इसका यही है, लेकिन हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हम इसकी एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन समझने की जरूरत है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है? परचेज रेफर्स टू द टोटल अमाउंट। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि हम एक मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करते हैं अकाउंट्स में, ना कि नॉन मॉनेटरी वैल्यू को। तो परचेज कभी भी क्वांटिटी में नहीं लिखा जाएगा कि कितनी यूनिट्स परचेज की है, बात हमेशा उसके अमाउंट की जाएगी। इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड। प्रोक्यूर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, कुछ चीज हम अपने ओनरशिप में ले लें। जब भी हम कोई चीज प्रोक्यूर्ड करते हैं तो उसकी ओनरशिप हमारे नाम हो जाती है, उसके मालिक अब हम हो चुके हैं। आपने एक चीज और पढ़ी थी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कि बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप की हो सकती है, या तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। इसका मतलब या तो वो सामान उधार लिया जा सकता है या फिर नकद लिया जा सकता है। सिमिलरली जब हम परचेज की बात करते हैं तो जो गुड्स प्रोक्यूर्ड किए हैं, दैट विल बी ईदर ऑन क्रेडिट बेसिस और इन कैश बेसिस। यानी कि गुड्स या तो उधार खरीदे जाएंगे या नकद खरीदे जाएंगे। खरीदे किस पर्पस के लिए जा रहे हैं? फॉर रीसेल और फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर सेल। देखिए, हमने जब एंटरप्राइजेस की बात की थी, मैंने तब आपको शायद बताया था कि दो टाइप के एंटरप्राइजेस होते हैं, ट्रेडिंग एंटरप्राइज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। ट्रेडिंग एंटरप्राइज का मेन काम होता है कुछ सामान खरीदना और उसको फिर फर्दर रीसेल कर देना। जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि कोई कपड़े की दुकान है, वो क्या करते हैं, बने बनाए कपड़ा खरीद के लेके आए और उसको फिर बेच दिया। मान लीजिए 100 रुपए की शर्ट खरीद के लाए, उसको 150 रुपए में बेच दिया। तो दैट इज द केस ऑफ ट्रेडिंग एंटरप्राइज। तो ट्रेडिंग एंटरप्राइज अगर परचेज करती है तो वो परचेज किस पर्पस के लिए कर रही है? फॉर रीसेल। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जो भी होती है वो क्या, उसका मेन काम होता है कुछ रॉ मटेरियल को खरीदना, उसको ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि मान लीजिए कॉटन का कपड़ा लेके आए, उससे शर्ट तैयार की, फिर उसको बेचा। तो दैट इज द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज परचेज के पर्पस के लिए करती है फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स। बेसिकली ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों का मेन पर्पस, अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस है उस गुड्स को सेल करना। देखिए, जब हम यहाँ पे परचेज पढ़ रहे हैं तो परचेज हम एंटरप्राइज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अगर कंज्यूमर की बात करें, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, तो कंज्यूमर तो परचेज अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। पर यहाँ पे हम बात क्योंकि एक कंपनी के एंटरप्राइज की कर रहे हैं, उसका मेन मकसद होता है उस प्रोडक्ट को सेल करना। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था जो हमें आज डिस्कस करना था, परचेज। इसके बाद अगला टर्म आता है परचेज रिटर्न। देखिए, इसी से रिलेटेड है परचेज वर्ड से रिलेटेड है परचेज रिटर्न्स। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। देखिए, परचेज रिटर्न क्या होता है? देखिए, जनरली क्या होता है, हमारे साथ भी होता है। मान लीजिए मैं एक शर्ट लेके आया हूं और वो शर्ट मेरे फिटिंग की नहीं है
या मुझे बाद में उसका कलर पसंद ना आए तो क्या करूंगा, मैं दुकानदार को जाके वापस कर दूंगा। ऐसा ही कंपनीज के साथ, एंटरप्राइज के साथ होता है। अगर वो गुड्स परचेज करके लाए हैं, मान लीजिए गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, मान लीजिए मैं एक रॉ मटेरियल लेके आता हूं अपने गुड्स के प्रोडक्शन के लिए और मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी कुछ रॉ मटेरियल बचता है, या फिर रॉ मटेरियल जो मैंने मंगवाया वो उस क्वालिटी का नहीं था जो क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इन दैट केस में क्या करूंगा, मैं उस गुड्स को वापस सप्लायर को भेज दूंगा। तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर बाय द एंटरप्राइज। इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। देखिए रिटर्न आउटवर्ड कैसे याद रख सकते हैं कि आप इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। देखिए जब गुड्स परचेज किए थे तो एंटरप्राइज के अंदर गुड्स आए थे, यानी हम बाहर से कुछ सामान खरीद के लाए तो एंटरप्राइज में इनवर्ड मूवमेंट हुई है गुड्स की। यहाँ पे जो परचेज किया वो सामान है उसको वापस भेज रहे हैं, यानी कंपनी से सामान निकाल के सप्लायर के पास जा रहा है, तो कंपनी से सामान कहा गया है आउटवर्ड मूव हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि गुड्स को रिटर्न कर दिया है, तो इसे रिटर्न आउटवर्ड्स का भी नाम दिया जाता है। अब परचेज और परचेज रिटर्न इन दोनों वर्ड से एक नया वर्ड समझने की जरूरत पड़ती है, वो है नेट परचेज। नेट परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। देखिए आगे जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर क्वेश्चंस करेंगे उसमें नेट परचेज निकालने की जरूरत पड़ेगी। नेट परचेज का मतलब समझ लीजिए, पहले तो आप नेट वर्ड का मतलब समझिए। नेट वर्ड का मतलब होता है हम किसी भी चीज के नेट में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसका मतलब होता है कि कुल मिला के कितना अमाउंट है, यानी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या अमाउंट है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 1000 रुपए दे दूं कि 1000 रुपए लीजिए और बाजार में जाके ये XYZ सामान है ये खरीद के ले आए। आप खरीद के ले आए, फिर मैं आपसे हिसाब मांगता हूँ, हाँ भाई हिसाब दो कितना का क्या सामान आया। आप मुझे बताने लगते हो कि सर ये सामान इतने रुपए का आया था, ये सामान इतने का आया था। मैं आपको कहूंगा नहीं, मुझे टोटल अमाउंट बता दो, सारी एडजस्टमेंट करके घटा के जोड़ के कितना अमाउंट है, मुझे नेट अमाउंट बताओ। तो नेट अमाउंट का मतलब है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। तो बेसिकली मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा था, जिसमें से 200 रुपए का सामान मैंने वापस कर दिया, वो मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था। तो बताइए नेट परचेज कितनी होगी, यानी कुल मिला के मैंने कितनी परचेज की, मैंने 800 रुपए की परचेज की। यह आपका पहला कॉन्सेप्ट था परचेज, परचेज रिटर्न, नेट परचेज। इसके बाद हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है सेल्स। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो अगले 2-3 टॉपिक्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सेल्स, देखिए सेल्स का मतलब क्या है, इन कॉमन सेंस बात करें तो सेल्स का मतलब आपको पता है कोई भी सामान बेचना सेल्स कहलाता है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग में बात करते हैं तो सेल्स का मतलब है रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी कि अगर कोई सामान बेचा है या सर्विस प्रोवाइड करवाई है तो उससे जितना भी पैसा मिला है एंटरप्राइज को वो उसकी सेल्स कहलाती है। यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखने की। पहली चीज अमाउंट की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल वैल्यूज रिकॉर्ड की जाती है, हम यूनिट में बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान दें कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स की अकेले बात नहीं होती। आप जब भी पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा आपको, तो गुड्स एंड सर्विसेज एक एग्रीगेट वर्ड है। यहाँ पे जब सेल हो रही है तो सिर्फ गुड्स की सेल नहीं हो रही, हो सकता है मेरा काम सर्विस प्रोवाइड करवाने का है, तो दोनों ही चीजों से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो सेल्स कहलाती है। अब सेल्स को पढ़ने के बाद अगला टर्म जो हमें पढ़ना है वो आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमने जो अभी परचेज रिटर्न पढ़ा था उसका उल्टा होता है। पहली बात तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। डेफिनेशन की बात करें तो गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर इज नोन एज सेल्स रिटर्न।
देखिए जैसे अगर कंपनी जो सप्लायर को अपना माल वापस कर सकती है, तो जो कंपनी गुड सेल कर रही है उनके पास भी तो वापस सामान आ सकता है। मान लीजिए कंपनी को सामान बेच रही है, फर्नीचर का काम है, मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का काम फर्नीचर बेचना है। मैंने फर्नीचर बेच दिया किसी कस्टमर को और उस कस्टमर को वो फर्नीचर पसंद नहीं आता है, तो वो फर्नीचर मुझे वापस भी तो कर सकता है। इसका मतलब जब बेचा हुआ माल किसी एंटरप्राइज को दोबारा वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्स है। क्यों? क्योंकि देखिए जब सामान बेचा था तो सामान बाहर मूव हुआ था कंपनी से कैसी मूवमेंट था, आउटवर्ड मूवमेंट थी। लेकिन जब बेचा हुआ माल वापस आएगा तो कंपनी के अंदर इनवर्ड मूवमेंट होगी। वो इनवर्ड मूवमेंट किसके कारण हुई है? क्योंकि गुड्स रिटर्न हुए हैं। सो इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्स है। अब इससे हम नेट सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने नेट परचेज कैलकुलेट की थी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो बेसिकली अभी तक हमने परचेज समझा, परचेज रिटर्न के बारे में जाना, नेट परचेज जाना, सेल्स के बारे में जाना, सेल्स रिटर्न्स के बारे में जाना और नेट सेल्स के बारे में जाना। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, जो कि इन्वेंट्री है। तो आइए इन्वेंट्री को समझते हैं। यानी कि किसी भी एंटरप्राइज के पास फिनिश्ड गुड्स और जो रॉ मटेरियल है उसका जितना भी स्टॉक रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है उन्होंने, वो उसका इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाता है। वो हो सकता है फ्यूचर सेल करने के लिए रखा हो, वो हो सकता है प्रोडक्शन आगे करने के लिए रखा हो, या हो सकता है प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करने के लिए रखा हो। पर्पस कुछ भी हो सकता है। बेसिकली स्टॉक एंड इन्वेंट्री का मतलब है कि जो भी सामान इन हैंड रखा हुआ है एंटरप्राइज ने, वो उसका स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है। डिफरेंस थोड़ा सा माइनर जो आपको बता रहा था इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या है। स्टॉक का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स से होता है, यानी एंटरप्राइजेज ने जो फिनिश्ड गुड्स बेचने के लिए रखे हुए हैं। जैसे कई बार हम दुकान में जाते हैं और मान लीजिए दुकानदार से कुछ सामान मांगे तो वो कहते हैं फिलहाल स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में नहीं है इसका मतलब उसने जो सामान रखा हुआ है बेचने के लिए अब उसके पास वहां अवेलेबल नहीं है। तो स्टॉक का मतलब जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है। फिनिश्ड गुड्स ही होंगे क्योंकि फिनिश्ड गुड्स ही बेचे जाते हैं। इन्वेंट्री में फिनिश्ड गुड्स तो आते ही आते हैं, साथ के साथ रॉ मटेरियल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये बेसिकली ये देखते हैं कि इन्वेंट्रीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो इन्वेंट्री इंक्लूड्स बेसिक 5 थिंग्स। सबसे पहले रॉ मटेरियल, ये इन्वेंट्री का पार्ट होता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, stores and spares, and loose tools। आइए इनको समझते हैं ये क्या है। ये इन्वेंट्रीज के पार्ट है। सबसे पहला रॉ मटेरियल। देखिए कुछ भी सामान का प्रोडक्शन करना है तो कच्चा माल लेके आना पड़ता है। अब वो कच्चा माल ऐसा तो है नहीं कि आज लेके आया आज का सामान बना दिया। कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक उसे होल्ड करना पड़ता है। तो जब तक वो रॉ मटेरियल होल्ड किया हुआ है वो कंपनी के लिए इन्वेंट्री का पार्ट है। फिर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो एक फेज ऐसा आएगा कि वो आधा माल तैयार हुआ होगा, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आधा तैयार हुआ है, तो वो कहलाता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स जब सामान बिल्कुल तैयार हो चुका है बिकने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड्स। मेन ये 3 पार्ट होते हैं इन्वेंट्री के। 2 पार्ट और क्या है, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के साथ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर एंड स्पेयर का मतलब है मान लीजिए मशीन जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उसके जो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हमने ऐसे स्पेयर रखे हुए कि मान लीजिए कोई पार्ट खराब हो गया तो हम स्टोर में से या स्पेयर में से वो पार्ट निकाल के मशीन में लगा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है, वो चीज में हमने होल्ड कर रखी है। तो दैट इज नोन एज स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स, मशीन के नट बोल्ट कसने के लिए या कुछ और काम के लिए जो भी औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, वो लूज टूल्स का पार्ट होते हैं। ये चीजें भी होल्ड कर रखी है कंपनी ने, उनके पास इन हैंड रखी हुई। तो बेसिकली
ये 5 चीजें आती हैं इन्वेंट्री में। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो शायद वो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मुझे शर्ट बनानी है, मेरा काम शर्ट बनाने का है, तो मैं कॉटन का कपड़ा लेके आया, दैट इज माय रॉ मटेरियल। उससे मैंने शर्ट बनानी शुरू कर दी। शर्ट मेरी तैयार हो चुकी है, बस उसमें बटन लगने रहते हैं, कॉलर लगनी रहती है, तो बेसिकली इट इज अ सेमी फिनिश्ड गुड्स। जब मैंने उसमें बटन लगा दिए, कॉलर लगा दिए, कलर कर दिया, बिल्कुल फाइनल हो गई, तो वो मेरी फिनिश्ड गुड्स है। तो बेसिकली ये इन्वेंट्रीज के पार्ट होते हैं। अब जो भी इन्वेंट्री और स्टॉक होता है, उसका बैलेंस है, उसका अमाउंट 2 टाइप का हो सकता है। यानी जब हम बात करें कि मान लीजिए आपको ये पूछ रहे कि बताओ रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट है, तो रॉ मटेरियल का अमाउंट हम 2 तरीके से बता सकते हैं, फिनिश गुड्स का अमाउंट 2 तरीके से बता सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेंट्री के 2 बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, तो स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो अकाउंट्स एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए तैयार होते हैं, 1 साल के लिए तैयार होते हैं, जो कि जनरली हम 1 अप्रैल से 31 मार्च का लेके चलते हैं। अब मान लीजिए मैं एक अकाउंट बनाता हूं 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। अगले साल मुझे अकाउंट्स बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। देखिए, अब इस साल का जो भी अमाउंट होगा इन्वेंट्री का, हर साल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं अगले अकाउंट में। यानी कि इस साल मेरा जो सामान है वो बचा हुआ है, तो अगले साल जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो उस चीज को भी तो शो करूंगा कि शुरू में मेरे पास इतना इतना सामान है, साल के बीच में जो भी ऐड माइनस होता रहेगा वो शो कर दूंगा मैं। तो जब ये अमाउंट मैं यहां पे लिखूंगा 1 अप्रैल 2019 को, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस या फिर ओपनिंग, इसको और अच्छे तरीके से बताऊं मैं तो ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के शुरू में स्टॉक की जो वैल्यू है। मान लीजिए साल के शुरू में मेरे स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, यानी मेरे पास जब साल शुरू हुआ तब 1 लाख रुपए के स्टॉक रखे हुए थे। अब मैं आगे चला, साल के एंड तक जब मैं अकाउंट को खत्म करूंगा तब मेरे पास 80,000 का क्लोजिंग बैलेंस था, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितने का था 80,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो अमाउंट है स्टॉक्स की वो क्लोजिंग ईयर होता है। अब इससे 2 चीज और निकल के आती है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का था, क्लोजिंग 80 का, इसका मतलब साल के शुरू में मेरे पास 1 लाख के गुड्स रखे हुए थे, साल खत्म होते होते 80,000 के गुड्स रह गए, तो इसका मतलब 20,000 के गुड्स कहां गए, 20,000 के गुड्स या तो सेल कर दिए होंगे या फिर जो रॉ मटेरियल वगैरह था वो डिक्रीज हो गया होगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से 2 टर्म्स और निकल के आते हैं, डिक्रीज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन स्टॉक, देखिए यहां पे स्टॉक डिक्रीज कब हुआ था, जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा था। हमने वो अंतर कैसे निकाला, वो निकाला ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक कब निकलेगा, बढ़ेगा कब, जब शुरू में जितना है उससे ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक हो जाए। तो इसका मतलब व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक इट इज नोन एज इंक्रीज इन स्टॉक। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, जिसमें हमने परचेज रिटर्न, नेट परचेज, सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, इंक्रीजिंग इन्वेंट्री एंड डिक्रीजिंग इन्वेंट्री, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे के जो बच गए हैं टर्मिनोलॉजीज उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।